हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, थैंक यू फॉर योर लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, सब्सक्रिप्शन। तो जो भी मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं उनके लिए ये मिडिल लेवल का स्टेज है, आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे, लास्ट टाइम मैंने मेजरिंग पॉइंट बनाए थे जिसमें हमने क्या चेक किया था कि किसी इक्विपमेंट के बारे में टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा दूंगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये एक मेजरिंग पॉइंट क्रिएटेड है, कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया, जाके चेक कर लीजिएगा। अगर दोबारा वीडियो बनाना हो तो जरूर कमेंट करना ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट पे एक और वीडियो बना लूँ, सेम इसी पे ही कोई और इक्विपमेंट पकड़ के, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने एक इक्विपमेंट ले लिया है जिसका जो नंबर है 521 है, ठीक है। मेजरिंग पॉइंट अर्थिंग वैल्यू ये है, अर्थिंग वैल्यू P221 है, ड्राफ्ट है ये, जस्ट फॉर चेक पर्पस। मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू लिया है 2, ठीक है। और इसके एडिशनल डेटा में मैंने मैक्सिमम 50, मिनिमम 0 ohms रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसका क्या बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करना है कि पर्टिकुलर रीडिंग में। तो मैं क्या करूँगा, IK11 करके टी कोड है जैसा आपको बताया है। यहाँ पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो जाके चेक कर रहा है, ठीक है। 521 में गया, उसने डाला वो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फर्स्ट में नहीं बताया क्योंकि मुझे इसमें जल्दी आना था, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो आपके जो वायर्स होते हैं उसमें जो करंट जो फ्लो करता है, ठीक है ना। अगर कोई लूज करंट है, कुछ भी है, तो वो क्या, उसको अर्थ होना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को कम करता है, टेम्परेचर भी जनरेट करता है। तो हमको ऐसे मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं लोहे की बात करूंगा, तो लोहे का अगर अर्थ स्ट्रिप लगाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो आपके मोटर से कोई लूज करंट निकलता है तो वो अर्थिंग पिट में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोई भी आदमी को उसको पकड़ेगा तो जो लूज करंट है, ठीक है ना, फॉल्टी करंट बोलते हैं, लूज करंट बोलते हैं, उससे आपको शॉक लग सकता है, मिनिमल शॉक, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके अगेन, अगर अर्थ स्ट्रिप की बात करते हैं तो थोड़ा अंदर डीप जाते हैं। अर्थ स्ट्रिप में अगर आयरन के अगेंस्ट पे अगर आप ले लोगे एल्यूमिनियम, तो आप नोटिस करोगे कि एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो कम रहती है। तो उसकी वजह से क्या है, कोई भी लूज करंट या फॉल्टी करंट होता है वो सीधा अर्थ पिट पे चला जाएगा, मतलब बीच में कहीं भी किसी के साथ इक्विपमेंट के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा, वो सीधा अर्थ पिट में चला जाएगा। अब बात करते हैं कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छा। याद है दोस्तों, पहले क्या है, वायर जो होते थे उसमें एल्यूमिनियम यूज होता था, आजकल क्या कॉपर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो करंट का जो फ्लो होता है वो बहुत स्मूथ होता है, आपको लॉसेस कम होते हैं, एडीज लॉसेस कम होते हैं, करंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वायर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसकी वजह से क्या है, जलने की इश्यू नहीं होते, ठीक है ना। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा अगर और बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ सिल्वर तो सबसे बढ़िया है, बट सिल्वर के अर्थ स्ट्रिप हम बना नहीं सकते ना, खर्चीला है। तो दोस्तों ये रही बात कि हम कोई भी अर्थिंग स्ट्रिप का यूज इसलिए करते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट में हम करंट जो देते हैं, जैसे एक मोटर का एग्जाम्पल है ना, ये एक मोटर है P221, ठीक है ना। तो ये कभी ना कभी क्या है, आपका दिक्कत रह जाएगा कि कुछ ना इक्विपमेंट में इशू आता रहेगा, ठीक है ना। तो कभी फॉल्टी करंट लिखा है या लूज करंट निकला, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके हाथ को टच कर देता है, अर्थिंग स्ट्रिप से को हाथ से टच कर देता है, तो क्या उसको करंट लग सकता है, ठीक है ना। ये फॉल्टी करंट क्या है, अपना रास्ता ढूंढती कहीं ना कहीं जाने का। तो उसको क्या है, अगर आदमी ने पकड़ लिया तो आदमी भी इसके लिए एक माध्यम है आपके अंदर प्रोवाइड करने का, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिनिमाइज करने के, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम अर्थिंग स्ट्रिप यूज करते हैं जो डिफरेंट मटेरियल का होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से डिपार्टमेंट से जुड़ा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि अगर कुछ ज़्यादा पॉइंट अगर रहेंगे तो उसको भी कमेंट में डालिएगा ताकि डिस्कशन बढ़ता रहे, क्योंकि दिस इज अ SAP PM एज वेल एज टेक्निकल ऑल्सो, ठीक है ना। SAP PM में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात हो रही है, तो दोस्तों हर एक मैटर पे बात की जाएगी। टॉपिक लेवल है, मीडियम लेवल है, तो हर एक को एक लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, कुछ मुझे भी सीखने मिलेगा आपके कमेंट से, ठीक है। तो अब बात हो गई कि मैंने जो वैल्यू डाली है 10, वो डिपेंड करती है कि ना टाइप्स क्या है। अगर बहुत हाई वोल्टेज का करंट है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का वोल्टेज जा रहा है, तो आपका क्या है, अगर आपको शॉक लगेगा तो आगे आपको इमीडिएट आप जल जाओगे, मर जाओगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ भी लूज करंट हो, फॉल्ट करंट हुआ तो भाई 0 वैल्यू, मतलब नॉट पॉसिबल 0, बट इमीडिएट वो अर्थ होना, अदरवाइज किसी के थ्रू वो चल गया, फ्लो कर गया तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे आपका 66 kV है, 33 kV है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू धीरे धीरे 0 से थोड़ी बढ़ती जाती है, थोड़ा चल जाता है, ओके चलता है, ठीक है ना। फिर जब 220 का सप्लाई आता है वोल्ट का, 440 का आता है, तो हम ये बेसिकली ये देखते हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कि मेरे को मिनिमम 2 अचीव कर लेना है, 2 मुझे मिलना है।
बट क्या है वैल्यू इट विल वेरीज फ्रॉम 0 to 20। अब ये है करंट कितना है, कितने से निकलना चाहिए, तो इसलिए मैंने टारगेट वैल्यू कितनी डाली है 2 ohms, ठीक है ना। अब बताइए 2 ohms सही है या इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, या 2 ohms इज गुड जिसकी वजह से हम काम कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो नाउ अब कोई इलेक्ट्रिशियन गया, ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया मेजरिंग पॉइंट, हो जाएगा डेली वैल्यू डाला, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ ये 2 है ना, मेरे को मिला ये 5 ohm, 5 ohm मिला, सेव कर दिया, ठीक है ना। ये 20:37 पे हुआ, ठीक है, 37 तो टाइम चल रहा है, तो इसलिए वो टाइम देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली टाइम अपडेट होता रहेगा, ठीक है। फिर मैं गया, मेरे को गया कि फिर दोबारा एक इलेक्ट्रिशियन, सेकंड इलेक्ट्रिशियन गया, वो जाके चेक किया और उसने डाल दिया 10 ohm, 10 ohm, सेव कर दिया, ठीक है ना। 20, 37, 24। फिर एक बार फिर गए और किसी ने डाल दिया 40 ohm, ओके 40 ohm भी चला गया। अब 40 ohm में क्या होगा, ये गड़बड़ है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसकी वजह से क्या जो भी लूज करंट या फॉल्टी करंट है दैट विल नॉट गेट टू ग्राउंडेड, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थ स्ट्रिप कहीं ना कहीं डैमेज होगी, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, कंक्रीट के ऊपर पड़ी है या लूज सॉइल के ऊपर पड़ी है, तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाती है, वो प्रॉपर अर्थ नहीं हो पाती, ठीक है ना। उसमें क्या अर्थ करने के लिए अर्थ वेट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी अर्थ लूज करंट है या फॉल्टी करंट है उसको एक रास्ता मिल सके प्रॉपर ग्राउंडिंग का, ठीक है ना। इसके लिए हम अर्थ स्ट्रिप देते हैं। तो जब 40 मिल गया, 50 मिला, बढ़ता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर दिक्कत है, तो उसको अपने को सही करना है। कभी भी याद रखिएगा कि क्या होता है, अर्थिंग स्ट्रिप मैक्सिमम कंपनीज में आप देख रहे होंगे, तो अर्थ स्ट्रिप को क्या होता है, कंक्रीट जो रहती है आपकी फ्लोरिंग होती है उसके ऊपर में लगा देते हैं और लूज रखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जब आप कभी भी जाते हो तो टॉपल हो जाते हो, आपके जो सोल होता है उससे उसको चोट लगती है, उसकी वजह से भी क्या है, अगर लूज कनेक्टेड है या लूज बोल्टेड है तो टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इश्यूज भी होते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री में कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो उसमें गड़बड़ भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी अपने को सुधार करना चाहिए कि अर्थिंग स्ट्रिप में हम बेस्ट टू बेस्ट क्या प्रैक्टिस लेके आ सकते हैं। और उसको देखो, अगर अर्थिंग स्ट्रिप की मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं अर्थिंग वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कोई अर्थिंग वैल्यू ज़्यादा है तो हमेशा मिनिमम आना है, यही मेरा टारगेट होना चाहिए। क्यों, अगर लूज करंट रहा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना किसी इक्विपमेंट में, क्योंकि अगर वो अर्थिंग का जो एम्स है, जो लूज करंट है ना, वो किसी इंस्ट्रूमेंट में चला गया, जैसे लोड सेल है, इसमें अगर सप्लाई हो गई तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट आर वेरी प्रोन, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट कितने वोल्ट पे काम करते हैं दोस्तों, 110 पे, 24 वोल्ट पे, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत ही मतलब रिस्की वाले जोन होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के, तो हमको क्या है उस करंट को उसमें नहीं भेजना है, अपने को सीधा ग्राउंड करना है। इसलिए हम क्या है, अर्थिंग स्ट्रिप यूज करते हैं आदमी को बचाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। अब फिर इसका काम कर लिया, मुझे पता चला कि अर्थ स्ट्रिप डैमेज था, मैंने सही कर लिया, कहीं पर कोई वायरिंग थी, लूज वायरिंग थी, आपको क्रैडल का कनेक्शन नहीं था आपके अर्थ के साथ में, या कोई इक्विपमेंट है जहाँ पर मोटर है जो डबल अर्थिंग सिस्टम था वो प्रॉपर फेज नहीं कर पाए, तो क्या डबल अर्थिंग से क्या है, आपका एक अर्थिंग फेल हो गया तो दूसरे अर्थिंग में आपका सप्लाई चला जाएगा, तो वो मैंने कर दिया। अब मैंने गया वहाँ पर फिर चेक किया, अब मैंने बोला यहाँ पर मुझे मिल गया 2, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, मेरा टारगेट अचीव हो गया कि मैं 2 ohm में सप्लाई में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 2 ohm का ही मतलब रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया है, कुछ भी लूज करंट हो गया, फॉल्टी करंट हो गया तो इमीडिएट पास ऑन कर देगा, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया वैल्यू, अब इसको चेक करते हैं कि ना क्या क्या मैंने वैल्यू डाली है। तो ये डिस्प्ले मेजरिंग पॉइंट, इसमें चले जाओ सीधा, यहाँ पे लिखा है मेजरिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा है लास्ट मेजरिंग डॉक्यूमेंट, आप सीधा इसमें चले जाओ, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो देखो आपको ये दिखा रहा है, वैसे तो सारी वैल्यू एक ही है, फिर भी आप देखोगे तो पहले 5 ohm मैंने डाला था, फिर 10 ohm डाला था, बाद में 40 ohm डाला था, फिर 2 ohm डाला था, तो देखो अर्थिंग वैल्यू आप यहाँ पर सेव कर लोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको 2 amps की जगह पे आपको डेफिनेटली अलग अलग इक्विपमेंट मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं को ढूंढना था टारगेट वैल्यू में, चलो टारगेट है, इसको लिया और ये है मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग वैल्यू, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया। तो देखो दोस्तों 2 का टारगेट था और मेरी वैल्यू इतनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो लेटेस्ट वैल्यू जो मैंने काम किया तो ये आया। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अपने किसी भी इक्विपमेंट का आप मेजरिंग वैल्यू जब चालू करोगे तो देखो आपका मेजरिंग का नंबर भी बन गया और आपकी ट्रैकिंग भी बन गई। तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सेल फाइल में कोई काम नहीं, जो होगा एक्चुअल होगा, ठीक है ना। इसको कोई भी डेटा क्या करप्ट नहीं हो सकता है, प्रॉपर सेव रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो होप्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब प्लीज़ करना।
और लोगों को भी शेयर करना। और जैसे